हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो क्लास है वो बेसिकली हिस्ट्री का क्लास है। और आज हम लोग केवल एक ही वीडियो में ये कोशिश करेंगे कि पूरे हिस्ट्री को एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न को टाइमलाइन के माध्यम से एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिया जाए। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहली बात, हिस्ट्री का परिभाषा क्या होगा, डिफिनीशन क्या होता है हिस्ट्री का। प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को इतिहास कहते हैं। मतलब वैसा कोई भी घटना जिसका प्रामाणिक स्रोत अवेलेबल हो तो उसे हम इतिहास की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब प्रामाणिक स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे कि धर्म ग्रंथ हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, विदेशियों का विवरण हो गया। जो विदेशी लोग भारत में आए, यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय उस टाइम बहुत फेमस था, तो जो पढ़ाई करते थे अपना कुछ विवरण दिया। इस प्रकार से विदेशियों का विवरण भी इतिहास के पन्नों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है पुरातात्विक स्रोत। जो भी स्थापत्य कला मिलता है, जो भी भवन निर्माण हुआ होगा, जो भी मंदिर निर्माण हुआ होगा, चाहे कोई भी स्थापत्य कला, उसको भी इतिहास के स्रोत के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है साहित्य के स्रोत, जैसे कालिदास, तुलसीदास, फेमस लोग उस टाइम हुआ करते थे। तो उन लोगों ने जो अपने विवरण लिखे हुए हैं किताबों में, तो उनके आधार पर भी इतिहास को देखा जाता है। और सिक्कों का जो प्रचलन था, चांदी के सिक्के हुआ करते थे, सोने के सिक्के हुआ करते थे, तांबे के सिक्के हुआ करते थे, तो उनके माध्यम से भी हम लोग प्रामाणिक स्रोत तक पहुंचते हैं, ताकि जिसके माध्यम से हमें इतिहास का पता लगता है। अब एक बात देख लेते हैं, लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। लिपि के आधार पर पहला कौन सा है, प्रागैतिहास, जिसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, प्री हिस्ट्री। इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रागैतिहास उस काल को कहा जाएगा जिस टाइम इंसान को लिखना पढ़ना नहीं आता था। आपको पता होगा पहले के इंसान, जैसे कि आदि मानव जो कहा जाता है, तो वो पेड़ पर सो जाया करते थे, पेड़ पौधों के छाल से बना हुआ वस्त्र पहना करते थे, शिकार किया करते थे। मतलब उसके जीविकोपार्जन का जो स्रोत था वो कुछ निश्चित नहीं था, जैसे जो मन पड़ा वो करके अपना जीवन काट लेना। तो उस समय जो है लिखने पढ़ने की जो कला है विकसित नहीं हुई थी, उसे प्रागैतिहास कहा जाएगा। आद्य इतिहास, इस समय लिखने पढ़ने की कला जो है विकसित हो चुकी थी, लेकिन उन सभी साक्ष्य को अभी इस युग में, हमारे युग में पढ़ा नहीं जा सका। मतलब हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम उस समय के लिखे लेख, स्तंभ लेख या कुछ भी अभिलेख पढ़ सके। और बात कर लेते हैं इतिहास की। तो इतिहास आपको पता है कि प्रामाणिक स्रोत जिसका मिल चुका है लिखित में हम लोगों के पास, जिसे हम लोग पढ़ पाते हैं या पढ़ने के लिए हम लोग क्षमतावान हो चुके हैं, उसे हम लोग इतिहास के श्रेणी में डालते हैं। इतिहास 3 प्रकार के होते हैं, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। और जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो इतिहास का जनक है वो किसे कहा जाता है। तो आप जान लीजिए, फादर ऑफ हिस्ट्री जो है, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अब कहा जाए कि फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मतलब भारतीय इतिहास के जनक कौन थे, तो मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। मेगास्थनीज आपको पता होगा, बुक लिखी थी इन्होंने इंडिका, जिसमें भारतीय इतिहास के बारे में गहन अध्ययन के तौर पे विवरण दिया गया है। तो भारतीय इतिहास के जनक है मेगास्थनीज, और फादर ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास के जनक जो है हेरोडोटस है। इनकी जो बुक थी हिस्टोरिका, उसमें काफी कुछ लिखा हुआ है इतिहास के बारे में। 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक का जो टाइम था, पहले तो आप जान लीजिए कि बीसी और एडी अभी समझ लेना जरूरी है, तो बाद में कंफ्यूजन होता है। बीसी और एडी क्या होता है। बीसी जो होता है वो टाइम पीरियड होता है जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का समय। बीसी का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। मतलब ये अगर यूनिट मान लेते हैं कि ये समय बीच का जो है ये जीसस क्राइस्ट के जन्म का समय है, तो उससे पहले का जो समय होगा वो बीसी में डिनोट किया जाएगा। और वो उल्टा चलता था, जैसे कि हम लोग अभी के समय में देखते हैं। तो मानिए कि मेरा अगर जन्म 2000 में हुआ है, तो 10 साल बाद कौन सा टाइम पीरियड रहेगा, तो 2010 होगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मानिए कि अगर मेरा जन्म 2000 में हुआ है और 10 साल बाद का समय पूछा जाएगा,
तो 2000 से निगेटिव में चला जाएगा, यानी 1990 हो जाएगा। तो 2000 से 1990 ये बीसी का पार्ट हो गया, और 2000 से 2010 ये एडी का पार्ट हो गया। बीसी आपको क्लियर हो गया, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। तो उसके पहले का समय हो गया बीसी, और एडी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मतलब वो समय जब जन्म हो चुका है जीसस क्राइस्ट का, उस समय काल को एडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो 2500 बीसी से 1500 बीसी, उल्टा चलता है बीसी, आपको पता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक जो कालखंड था उसे सिंधु सभ्यता के अंतर्गत माना जाता है। सिंधु सभ्यता आप लोग को पता होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो उसका जो समय है, मतलब सेशन है, वो है 2500 बीसी से 1500 बीसी तक। उसके बाद जो समय आया उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता क्या थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता किसे कहा जाएगा? जब आर्यंस भारत में आते हैं, हड़प्पा में आते हैं, उस समय से वैदिक सभ्यता प्रारंभ हो जाता है। 1500 बीसी में आर्यन हड़प्पा में आते हैं, और आते ही ऋग्वेद की रचना हो जाती है। जब आर्यंस प्रवेश करते हैं भारत में तो ऋग्वेद की रचना हो जाती है। उसके बाद वैदिक सभ्यता जो है दो पार्ट्स में बटा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल उस कालखंड को कहेंगे जिस समय जैसे भगवान जो है, दिखने वाले भगवानों की पूजा होती थी। जैसे कि जो दिखने वाले भगवान, जैसे सूरज हो गए, उनकी पूजा होती थी। इंद्र भगवान की पूजा होती थी, वर्षा करते थे वो। अग्नि देवता की पूजा होती थी, चांद की पूजा होती थी। मतलब वैसे भगवान पूजे जाते थे जो कि दिखते थे, जो दिखाई देते थे। और कैटेगरी फिक्स नहीं थी, कैटेगरी फ्री थी। मीन्स आप जो काम करेंगे उस हिसाब से आपका वर्ण डिसाइड होगा। अगर आप क्षत्रिय का काम करेंगे तो आप क्षत्रिय कहे जाएंगे, अगर आप ब्राह्मण का काम करेंगे तो आप ब्राह्मण कहे जाएंगे। और ये सब सिस्टम कब था? ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में इसका जस्ट उल्टा हो गया। इसमें जो भगवान हुआ करते थे बहुत सारे बढ़ गए। ऋग्वैदिक काल में जो दिखने वाले भगवान हुआ करते थे वही थे, बस उनकी पूजा होती थी। और उत्तर वैदिक काल में जो है काफी सारे भगवान हो गए, क्योंकि मूर्ति की प्रथा शुरू हो गई। अब भगवान क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजा जाने लगा। और कैटेगरी क्या है, फिक्स कर दी गई। मीन्स अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो ब्राह्मण का बेटा है वो ब्राह्मण ही बनेगा। मतलब प्रथा जो थी वर्ण की, वो जातिगत स्वरूप ले चुकी थी। तो कैटेगरी फिक्स कर दी गई। मतलब वर्ण जो है अब काम के हिसाब से नहीं होगा, जातिगत फॉर्म में। तो जिसका ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, शूद्र का बेटा शूद्र। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल से पहले का जो समय है, उस समय इंसान जो थे वो परमानेंट निवास की प्रवृत्ति नहीं थी उन लोगों में। मीन्स वे क्या करते थे कि अपने साथ अब जो भी पालतू जानवर उनके पास रहते, पहले जैसे घोड़ा को विशेष रूप से अपने साथ रखा जाता था क्योंकि वो सामान लादने के लिए, या बैलगाड़ी को बैल को रखा जाता था पास में क्योंकि सामान ढोने के काम में वो लोग आते थे। मीन्स उत्तर वैदिक काल से पहले लोग भ्रमण किया करते थे, आज इस जगह तो कल उस जगह निवास करेंगे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि लोग को परमानेंट निवास की प्रवृत्ति आने लगी और जनपद बनने लगा। जो जनपद किसे कहते हैं? जैसे बहुत लोगों का जो समूह हो गया, मतलब लोग मतलब हो गया जन, और लोगों का समूह हो गया तो जनपद हो गया। तो आयरन मिल गया था, आयरन की खोज हो चुकी थी उत्तर वैदिक काल में। और आयरन मिल गया था यानी कि लोहा, तो उससे हल बन गए। और जब हल बन गया तो फिर कृषि का भी विकास हो गया। तो जब कृषि का विकास हो गया तो लोग अपना परमानेंट निवास करने की प्रवृत्ति डेवलप कर ली, और फिर अपना कहीं कहीं एस्टेब्लिश होने लगे, खुद को एस्टेब्लिश करने लगे। और उनके जो ट्रूप्स हुआ करते थे उन्हें जनपद कहा जाते थे। मतलब लोगों का जो ग्रुप हुआ करता था, जो इकट्ठे रहते थे, उन्हें जनपद कहा जाता था। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक आपको पता हो गया ऋग्वैदिक काल। ठीक है, और 1000 बीसी से 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो 600 बीसी का जो टाइम पीरियड है इसे मेनली धार्मिक आंदोलन का पीरियड कहा जाता है, क्योंकि 62 नए धर्म निकल कर आए थे। क्योंकि आपको पता है कि पहले क्या थी, कैटेगरी फिक्स नहीं थी। मतलब जो इंसान जैसा काम करेगा उस हिसाब से उसका वर्ण डिसाइड होता था। और यहाँ उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, कैटेगरी फिक्स कर दी गई। कैटेगरी फिक्स कर दी गई तो जो अपर कास्ट थे यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय थे तो उन्हें तो उतनी समस्या नहीं हुई, लेकिन जो शूद्र और वैश्य थे उन्हें काफी समस्या आने लगी जातिगत प्रथा की वजह से। तो इस वजह से लोग
पीस चाहते थे, शांति चाहते थे। और उसी चक्कर में क्या हुआ, नए नए कई सारे धर्म विकसित हो गए और 62 नए धर्म निकल कर आए। 563 बीसी से लेकर 483 बीसी तक गौतम बुद्ध का काल माना जाता है, क्योंकि 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, 483 बीसी में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनारा देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में हुई थी। 540 बीसी से 468 बीसी, ये कालखंड जो है महावीर स्वामी इनका है। इनका जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में हुआ था, जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ता है, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी में हुई थी, जो राजगीर के निकट है, वो भी बिहार में है। आपको पता है उत्तर वैदिक काल में जनपद का सिस्टम आपको पढ़ा चुका हूँ। तो जनपद जो है कई सारे डेवलप हो चुके थे पूरे देश के अंदर में, पूरे भारतवर्ष के अंदर में। तो छोटे छोटे जो जनपद हुआ करते थे वो एक दूसरे से मर्ज कर कर महाजनपद का शेप लेने लगे। मतलब अब क्या हुआ कि जनपद न होकर महाजनपद का सिस्टम हो गया पूरे भारतवर्ष में। और उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें अंग, मगध, वत्स, वज्जी, कौशल, अवंती, ये सब 16 टोटल महाजनपद थे। उसमें सबसे पावरफुल जो महाजनपद हुआ करता था वो था मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य जो था उस समय सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली जो है महाजनपद हुआ करता था। 544 बीसी से 412 बीसी, ये समय जो है, ये कालखंड जो है हर्यक वंश का है। ठीक है, हर्यक वंश आपको मैंने बताया कि मगध साम्राज्य सबसे पावरफुल हुआ करता था, तो मगध साम्राज्य से भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हर्यक वंश जो है मगध साम्राज्य का पहला वंश था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। ठीक है, उसके बाद अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। ठीक है, और इसमें एक चीज आपको जानने लायक है कि एग्जाम क्वेश्चन भी आता है कि जैसे कि बिंबिसार की हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी, और अजातशत्रु की हत्या उसी के पुत्र उदयन ने कर दी थी। इसीलिए इस वंश के शासक को पितृहंता भी कहा जाता है, स्पेशली अजातशत्रु और उदयन को। ठीक है, इस वंश का यानी हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, जिसकी हत्या उसी के मंत्री शिशुनाग ने कर दी थी, और फिर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं 364 बीसी से 321 बीसी। यह जो समय है यह नंद वंश का, उस समय मगध साम्राज्य में नंद वंश का शासन था, और इसका जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। घनानंद जो था नंद वंश का अंतिम शासक था। एक बात आप लोग ध्यान देंगे, 326 बीसी में सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करता है, 326 बीसी में, और ठीक 3 साल बाद 323 बीसी में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये जो समय खंड है 364 बीसी से 321 बीसी, तो इसका जो घनानंद का शासन का जो अंत समय था उसी से कुछ समय पहले जो है सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है, और घनानंद जो रहता है मगध साम्राज्य का शासक रहता है, लेकिन ये कोई कड़ा स्टेप नहीं लेता है। मतलब आक्रमणकारियों से लोहा लेने के लिए मन नहीं बनाता है। और उस समय इसके दरबार में जो रहते थे चाणक्य, घनानंद के दरबार में रहते थे चाणक्य, उन्हीं को कौटिल्य भी कहा गया है, विष्णुगुप्त भी कहा गया है, हम लोग चाणक्य जानेंगे। चाणक्य जो था घनानंद के दरबार में रहा करता था, और जब सिकंदर ने आक्रमण किया भारत पे, बहुत लूट मचाई, मार काट मचाई, तो चाणक्य ये सब देख रहे थे, घनानंद कोई स्टेप नहीं ले रहा। चाणक्य ने घनानंद को इसका आभास भी कराया कि आपको स्टेप लेना चाहिए, आप यहाँ के शासक हैं मगध साम्राज्य के। लेकिन घनानंद ने चाणक्य की ही बेइज्जती कर दी, और चाणक्य जो है घनानंद का दरबार छोड़कर जंगल में चले गए। जंगल में चाणक्य ने जो है एक छोटे से बालक जिसका नाम चंद्रगुप्त था उसको ट्रेनिंग देना शुरू किया, और उसे इतना बलवान बनाया, इतनी ट्रेनिंग दे दी। उसके बाद चाणक्य ने उसी को अपना हथियार बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य को फिर घनानंद के सत्ता पे अटैक करवाया, यानी मगध साम्राज्य पे, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश की स्थापना में कहीं ना कहीं चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान। 321 बीसी से 185 बीसी, यह जो समय कालखंड है वो मौर्य वंश का है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य की मदद से।
उसके बाद आया बिंदुसार। सबसे महान था अशोक। अशोक जो शासक थे मगध साम्राज्य के, मौर्य वंश के, वो बहुत महान हुआ करते थे। आपको पता होगा कि पहले जो अपना भारत था वो रियल में भारत था ही नहीं। भारतवर्ष जो अभी हम लोग भारत मैप पे देखते हैं वो ऐसा कुछ नहीं था। मगध साम्राज्य यहाँ हुआ करता था, ऐसे छोटे छोटे 16 साम्राज्य हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन अशोक के टाइम से, अशोक ने ही सबसे पहले इन पूरे एरिया को इकट्ठा किया था, मतलब इन सब पे अपना अधिकार स्थापित कर पाया था अशोक। उसके पहले कालखंड में बटे हुए थे, महाजनपद में बटे हुए थे, 16 महाजनपद हुआ करते थे। अशोक ने धीरे धीरे करके सबको जीता और फिर यूनाइटेड करके अभी जो भारतवर्ष दिखता है वो पूरा जो एरिया था उस पे शासन स्थापित करने वाला पहला शासक था अशोक। और साथ ही साथ ये भारतवर्ष का अभी का जो प्रेजेंट का नक्शा है वो तो है ही, इसके अलावा जो इधर का एरिया था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक जो है इसका शासन चलता था। मतलब उतने एरिया को अपने अधीन कर चुका था अशोका द ग्रेट, ठीक है। अंतिम शासक जो था मौर्य वंश का वो था बृहद्रथ। उसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और फिर शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण वंश के थे, ठीक है। और बृहद्रथ की हत्या करने के बाद वहीं से ब्राह्मण वंश का शासन शुरू हुआ। 90 BC भारत पर शकों का आक्रमण। आपको पता होगा कि विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करते थे, तो विदेशी आक्रमणकारियों का जो क्रम है आप याद रखेंगे। पहले सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमणकारी हिंद यूनानी कहलाता है। उसके बाद शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए, ठीक है। तो 90 BC में जो है भारत पर शकों का आक्रमण हो चुका था। 5800 BC में जो है उज्जैन का एक लोकल राजा जिसका नाम विक्रमादित्य था, उसने शकों पर विजय पाई, मतलब शकों को हरा दिया युद्ध में। और उसी उपलक्ष्य में जो है 5800 BC में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। विक्रमादित्य जो राजा थे तो उन्होंने जब शकों को हराया उसके बाद विक्रमादित्य जो है उपाधि के तौर पे बहुत फेमस हुआ और टोटल जो है शासक के रूप में 14 विक्रमादित्य की उपाधि वाले शासक हुए हैं, ठीक है। उनमें सबसे फेमस जो थे वो थे चंद्रगुप्त II, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त शासक थे, गुप्त वंश के शासक थे। 50 BC से 250 AD। एक चीज आप ध्यान देंगे, यहाँ BC है और यहाँ AD है, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से 50 साल पूर्व से लेकर उनके जन्म के 250 साल बाद तक जो वंश का शासन रहा है वो है सातवाहन वंश, जो कि दक्कन में था। ये सातवाहन वंश, दक्कन मतलब साउथ इंडिया का जो पार्ट उस टाइम हुआ करता था उसे दक्कन कहते थे। उसके बाद 100 AD से लेकर 300 AD तक संगम काल रहा। उसके बाद 240 AD से 470 AD तक गुप्त काल रहा, ठीक है। गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए जिसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। उसके बाद समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त II, जिनके समय में फाहियान जो चाइनीज यात्री थे उनका आगमन हुआ था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही कालिदास रहते थे। उसके बाद कुमारगुप्त, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई थी। और अंतिम जो शासक थे गुप्त वंश के वो थे विष्णुगुप्त। उसके बाद देखते हैं 606 AD से 647 AD। यह काल जो था वो हर्षवर्धन का काल था। हर्षवर्धन कन्नौज का शासक हुआ करता था, कन्नौज यूपी में पड़ता है। गुप्त वंश के पतन के बाद जो राजवंश स्थापित हुए, जिनका शासन चला, जो पावरफुल थे, उनमें से है मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी, ठीक है। पुष्यभूति के पुत्र जो थे प्रभाकर वर्धन, ठीक है। प्रभाकर वर्धन के पुत्र जो थे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, और पुत्री थी राजश्री। और राजश्री का विवाह हुआ था ग्रहवर्णा से। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक छोटी सी स्टोरी है वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। जैसे कि देखिए देवगुप्त जो था मालवा का राजा हुआ करता था, ठीक है। देवगुप्त ने क्या किया, प्रभाकर वर्धन का जो दामाद था ग्रहवर्मा, उसकी हत्या करवा दी। और प्रभाकर वर्धन की पुत्री जो थी राजश्री, उसको किडनैप कर लिया।
और ये सब देख के प्रभाकर वर्धन का जो पुत्र था राज्यवर्धन, उसने देवगुप्त की हत्या करवा दी, देवगुप्त की हत्या कर दी। ठीक है, राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। देवगुप्त का एक फ्रेंड था शशांक, शशांक जो कि गौड़ का राजा था, देवगुप्त का फ्रेंड था। जब राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी तो शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी, जो कि गौड़ शासक था शशांक। ठीक है, और शशांक के बारे में एक बात और आप याद रखेंगे, बोधि वृक्ष जो बोध गया में था उसको कटवाने वाला यही शशांक है। उसके बाद शशांक की हत्या करवा देता है हर्षवर्धन, और फिर हर्षवर्धन का शासन अपना चलता है। ठीक है, 606 एडी से लेकर 647 एडी तक हर्षवर्धन का शासन चलता है। 850 एडी से लेकर 1173 एडी तक चोल वंश का शासन था। ठीक है, चोल वंश तंजौर के पार्ट में शासन किया करते थे। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। ठीक है, उसके बाद आदित्य प्रथम, इसका शासक हुआ। परांतक हुआ, फिर राजराज प्रथम हुआ। ठीक है, इसी कालखंड के बाद हम लोग थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि राजपूत राजवंश का भी प्रभाव इसी के बीच में था। इसी समय काल के बीच में राजपूत राजवंश का भी प्रभाव था, लेकिन उसका कोई टाइम लाइन, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं मिलता है सभी शासकों का। जैसे पृथ्वीराज चौहान का तो मिल जाता है, वो चौहान वंश से बिलोंग करते थे, लेकिन सबका रिस्पेक्टिवली कंटिन्यूअस पीरियड में टाइम लाइन नहीं मिलता है। इसलिए बस आप इसको जान लीजिए। राजपूत राजवंश का प्रभाव, तो राजपूत राजवंश कौन कौन थे? टोटल 8 थे। गुज्जर प्रतिहार, गढ़वाल, राठौर राजवंश, चौहान राजवंश, परमार राजवंश, चंदेल राजवंश, सोलंकी राजवंश, कलचुरी चेदी राजवंश और सिसोदिया राजवंश। 712 एडी में अरबों ने सिंध विजय कर लिया था। ठीक है, उस समय सिंध का राजा कौन हुआ करता था? उसका नाम था दाहिर। अरब का नेतृत्व किसने किया? अरब ने सिंध विजय किया तो उसमें अरब का नेतृत्व करता कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। और उस समय जब अरबों ने सिंध विजय की, उस समय अरब का जो शासक था उसका नाम था मंसूर हल्लाज। ठीक है, उद्देश्य क्या था अरबों का सिंध विजय का? तो उसका उद्देश्य था धन दौलत लूटना और इस्लाम को फैलाना। अरबों का यही मकसद था। उसके बाद 1000 से 1027 एडी तक महमूद गजनी का आक्रमण। ठीक है, 1000 से 1027 एडी तक महमूद गजनी लगातार भारत पर आक्रमण करता रहता है। टोटल ये 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। 1025 एडी में गजनी सोमनाथ टेम्पल पर अटैक करता है, जिसमें भयंकर लूट मचाता है, बर्बादी मचा देता है पूरा। उस समय जो रूलर हुआ करता था सोमनाथ टेम्पल, उस समय गुजरात में हुआ करता था। गुजरात को उस समय सौराष्ट्र कहा करते थे। तो उस समय जो सौराष्ट्र का रूलर था, शासक था, उसका नाम था भीमवन। ठीक है, उसके बाद बात आती है 1191 एडी की। 1191 एडी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। मोहम्मद गोरी कौन था? गौड़ का शासक था। और गौड़ कहाँ है? गजनी साम्राज्य का एक छोटा सा राज्य है गौड़। ठीक है, आप यहाँ देख चुके हैं गजनी। ठीक है, तो वहीं पे गजनी में ही, गजनी के साम्राज्य में ही एक छोटा सा राज्य था, उसका शासक था मोहम्मद गोरी। 1192 एडी यहाँ पे जो था तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 एडी में। तराइन का द्वितीय युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हो जाता है। और यहीं से जो है मुस्लिम रूल फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश कर दिया जाता है नॉर्थ रीजन में। मतलब भारत के नॉर्थ रीजन में प्रथम बार जो है मुस्लिम शासन शुरू हो जाता है। 1206 से 1526 एडी ये कालखंड जो है सल्तनत काल के अंतर्गत आता है। सल्तनत काल, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। तो मोहम्मद गोरी का गुलाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गोरी तो अपना गौर राज्य में चला जाता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को यहीं पे छोड़ जाता है कि तुम यहाँ का शासन सत्ता संभालो। और 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है। और 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गुलाम रहता है, वो जो है गुलाम वंश की नींव डालता है और वहीं से सल्तनत काल शुरू होता है। गुलाम वंश का काल
1206 से लेकर 1290 तक चलता है। उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था, गुलाम वंश का। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद भी कह लीजिए, वो जो है शासक बनता है। और इल्तुतमिश के बाद जो है उसी की बेटी रजिया सुल्तान जो है शासिका बनती है। प्रथम महिला शासिका जो इतिहास में पढ़ने को मिलता है वो रजिया सुल्तान थी। उसके बाद इल्तुतमिश का जो गुलाम होता है बलबन, वो शासक बनता है। उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है 1290 में, और 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश का शासन चलता है। उसके बाद आता है तुगलक वंश 1320 से 1414। उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451, और उसके बाद लोदी वंश 1451 से 1526 तक। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जो कि बाबर से पानीपत के प्रथम युद्ध में हार जाता है। ठीक है। 1221 एडी, 1221 एडी में क्या हुआ था, मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, और उसका जो शासक था, लीडर था, उसका नाम था चेंगिज खान। 1336 एडी, 1336 एडी में क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो जाती है बुक्का और हरिहर नामक व्यक्ति के द्वारा। 1498 एडी, 1498 एडी में क्या होता है, वास्को डी गामा कालीकट पहुंच जाता है और यूरोप और भारत के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज करता है वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा के बारे में कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भारत कहीं गुम हो चुका था और उसे खोज निकाला गया, ऐसा कुछ नहीं है। वास्को डी गामा ने जो है समुद्री मार्ग की खोज की यूरोप से लेकर भारत के बीच। ठीक है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की है, भारत आने के लिए, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। और 1498 में एक और घटना हो जाती है, क्या, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो जाती है 1510 एडी। इसमें क्या होता है, पुर्तगालियों ने गोवा कब्जा लिया होता है, मतलब गोवा जीत जाता है पुर्तगाली। 1526 से 1707 एडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। 1526 में आपको पता है पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। तो 1526 से 1707 एडी यह मुगल काल कहलाता है, जो कि बहुत शक्तिशाली थे। 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध, ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी होता है। उसके बाद 1526 से लेकर 1530 तक बाबर राज करता है। 1530 में बाबर की हो जाती है मृत्यु। ठीक है। तो 1530 से लेकर 1540 तक बाबर का जो पुत्र होता है हुमायूं, वो सम्राट रहता है 1540 तक। लेकिन उससे पहले, जस्ट पहले अगर थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, जैसे 1539 में बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेर शाह सूरी विजयी हुआ था और हुमायूं अपनी जान बचाकर भाग गया था। 1540 में फिर से शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है, जिसका नाम रहता है कन्नौज युद्ध, बैटल ऑफ कन्नौज, जिसमें फिर से शेर शाह सूरी विजयी हो जाता है और हुमायूं को अपनी सत्ता गंवानी पड़ती है। और फिर 1540 में जो है सूरी वंश की स्थापना होती है, और मुगल काल जो है, मुगल साम्राज्य जो है, मुगल वंश जो है, उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है और सूरी वंश की सत्ता काबिज हो जाती है। कहाँ? दिल्ली सल्तनत में। 1540 से 1555 तक सूरी वंश का शासन रहता है। फिर 1555 में हुमायूं जो है अटैक करता है और हुमायूं इस बार जीत जाता है, और 1555 से लेकर 1556 में फिर से हुमायूं सम्राट बन जाता है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है। और फिर से मुगल काल शुरू हो जाता है। 1556 में जो है हुमायूं की हो जाती है मृत्यु, लाइब्रेरी में टहलते वक्त गिरता है, सर पे चोट लगती है और मर जाता है। 1556 में जो जब मृत्यु हो जाती है हुमायूं की, उसके बाद क्या है, बहुत सारे शासक जैसे इस ताक में रहते हैं कि मुगल साम्राज्य थोड़ा सा कमजोर पड़े कि दिल्ली को हथिया लिया जाए। तो 1556 में जो है हेमू विक्रमादित्य, जो कि हिंदू सम्राट हुआ करते थे, वो दिल्ली पर कर देते हैं अटैक, और पानीपत की द्वितीय लड़ाई होती है अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच, जिसमें अकबर विजयी हो जाता है। उसके बाद 1556 से अकबर का काल शुरू हो जाता है, मतलब 1556 से अकबर का राज शुरू हो जाता है। 1556 से लेकर 1707 तक
अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का शासन रहता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ जाता है। 1600 एडी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो जाती है। ठीक है। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो जाती है। 1616 में डैनिश यानी डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो जाती है। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी फ्रांस की कंपनी स्थापित हो जाती है। और 1731 में स्वीडन की ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो जाती है। 1739 एडी, 1739 एडी, 1739 एडी में क्या होता है, नादिर शाह जो है दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। नादिर शाह कौन था? पर्शियन किंग था, यानी फारस का राजा। फारस को ईरान भी कहते हैं। फारस का राजा था। और जब नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया था, उस टाइम दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह, जो कि मुगल शासक था। जैसे कि आप लोगों ने देखा 1526 से लेकर 1707 तक, मतलब बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था। मतलब उसके रूलर जो थे, शासक जो थे, बहुत शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही भव्य रूप से चल रहा था। लेकिन 1707 के बाद, मतलब औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो शासक हुए मुगल शासक, वो बहुत ही कमजोर थे। उनमें से जैसे कि उनको कहा जाता है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उनमें से थे बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख सियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और अंतिम बहादुर शाह द्वितीय, जिनको बहादुर शाह जफर के भी नाम से जाना जाता है, जो 1857 तक शासन सत्ता में रहे। उसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें रंगून भेज दिया और मतलब कि उनका काम खत्म हो गया। लेकिन मोटा मोटी आप जानकर चलिए कि मुगल शासन जो था, शक्तिशाली जो था, 1526 से लेके 1707 तक ही था। और 1707 से लेकर 1857 तक जो मुगल शासक थे, वो बेहद ही कमजोर थे। उनका लोग उतना वैल्यू नहीं करते थे। ठीक है। तो जो नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, जो कि फारस का राजा था, तो आक्रमण करके वो 70 करोड़ की धनराशि, उसके अलावे तख्ते ताउस जो कि शाहजहां ने बनवाया था, पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन उसको कहते हैं, उसको भी लूटा। उसके बाद कोहिनूर हीरा भी लूट कर ले गया। मतलब नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण करता है तो 70 करोड़ की धनराशि, उस समय समझिए कितना बड़ा अमाउंट था, तख्ते ताउस भी ले जाता, कोहिनूर हीरा भी लेकर वापस फारस चला जाता है। उसके बाद 1746 से 48 एडी ये प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। ठीक है। ये प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से इफेक्टेड था, उससे संबंधित था। और ये जो खत्म होता है फर्स्ट कर्नाटक युद्ध, ए ला सापल की संधि के द्वारा ये समाप्त हो जाता है। उसके बाद 1749 से लेकर 1754 एडी तक सेकेंड कर्नाटक युद्ध होता है। ये पौंडीचेरी की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। 1756 से 1763 एडी ये जो कालखंड है, इसमें तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है। ठीक है। और ये पेरिस की संधि के साथ खत्म हो जाता है। ये जो कर्नाटक वर्ड है यहाँ पे कर्नाटक युद्ध में, कर्नाटक, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मतलब कि कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो कर्नाटक के लोकल शासक से हुआ था। कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ठीक है। कर्नाटक जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों युद्ध जो हुआ है वो ब्रिटिश और फ्रांस यानी फ्रेंच के बीच हुआ है। ठीक है। 1757 प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है, उस समय जो है बंगाल के नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला। ठीक है। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें जो सिराजुद्दौला का सेनापति होता है मीर जाफर, वो धोखेबाजी करता है, गद्दारी करता है, अंग्रेजों का साथ देता है और उसी वजह से सिराजुद्दौला ये युद्ध हार जाता है। 1760 वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में होता है। आपने पहले भी देखा कर्नाटक युद्ध जो तीनों हुआ है 1746 से लेकर 1763 तक, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये लड़ाई हुई है। और 1760 में जो वांडीवास का युद्ध होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, इसमें जो है फ्रांसीसियों को अंग्रेज जो है खदेड़ कर भारत से भगाते हैं। ठीक है। मतलब
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ से दबदबा खत्म कर देते हैं, मतलब उजाड़ के रख देते हैं उसको, और अंततः फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से पलायन कर जाती है। और जो ये वांडीवास का युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजी सेनापति कौन थे? तो सर आयर कूट। ये सवाल आता है इसलिए आप ध्यान रखेंगे। 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई। आप लोगों ने देखा पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में हुई थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान का शासक था उसके और मराठों के बीच में हुई थी। उसके बाद है 1764 बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जिसमें अंग्रेज के साथ लड़ाई हुई थी मीर कासिम की टीम की। मीर कासिम कौन था? तो जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, उसका दामाद था मीर कासिम। ठीक है, तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में हुआ था। 1775 से 1782 तक पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, मतलब अंग्रेजों और मराठा के बीच में युद्ध हुआ था। 1803 से 1805 तक सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1817 से लेकर 1819 तक थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। और इसके जो थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध जो हुआ उसमें मराठा को क्रश करके रख दिया गया, मतलब उसको बर्बाद कर दिया गया, उसको दबा दिया गया, पूरी तरह से उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। और साथ ही साथ अंग्रेजों ने क्या किया, पेशवा का जो वंशानुगत पद चल रहा था, जैसे बाजीराव पेशवा ये सब जो हुआ करते थे, पेशवा का एक वंशानुगत पद हुआ करता था, उसको भी अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। मतलब थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा का अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया। 1767 से 1769 तक पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में। हैदर अली कौन था? टीपू सुल्तान का पिता था, मैसूर का शासक। 1780 से लेकर 84 तक दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1790 से लेकर 92 तक तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसी में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, मतलब मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान की, और अंग्रेज जो है मैसूर का विभाजन कर देते हैं, बांट कर रख देते हैं, मतलब ऐसा हालत कर देते हैं कि दोबारा वहां पे सत्ता काबिज न हो पाए, मतलब कि कोई शक्तिशाली शासक पनप ही न पाए। 1828 में विलियम बेंटिक जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है, और उस समय को, उस टाइम पीरियड को एरा ऑफ सोशल रिफॉर्म्स कहते हैं, मतलब सामाजिक सुधार का युग। उसमें क्या होता है, दो ऐसे सुधार देखने को मिलते हैं, जैसे कि सती प्रथा का अंत 1829 में कर दिया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, और दूसरा डाकुओं और लुटेरों का दमन कर दिया जाता है 1837 में, सुप्रेशन ऑफ ठग्स। ठीक है, 1837 में। देखिए एक चीज समझने में बहुत दिक्कत होती है, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक का टॉपिक आया तो फिर मेरे दिमाग में ये आया, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ अलग से यूनिक ट्रिक बता दूं। जैसे कि बहुत मुश्किल होती है याद रखने में, गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे। तो इसका एक ट्रिक मेरे पास है। जैसे 1757 से लेकर 1774 तक गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट हुआ करती थी, जो कि हेड ऑफ द कंट्री माना जाता था। मतलब उस समय, मतलब भारत का जो सबसे प्रमुख आदमी होगा अंग्रेजों का, वो गवर्नर ऑफ बंगाल ही होगा। तो वो 1757 से 1774 के बीच में गवर्नर ऑफ बंगाल नाम का जो पद था, तो उस पे काबिज कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, 1774 से लेकर 1833 तक का जो कालखंड है, इस समय जो पद हुआ करता था गवर्नर ऑफ बंगाल से परिवर्तित कर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया ईस्ट इंडिया एक्ट के थ्रू। ठीक है, मतलब अब क्या हुआ, 1774 से 1833 के बीच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद हो गया, और उसके प्रथम व्यक्ति कौन थे? वैरन हेस्टिंग्स। 1833 से 1857 तक, 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, मतलब उस पद का नाम चेंज कर दिया गया। और पहले ऐसे व्यक्ति कौन थे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे? वो थे विलियम बेंटिक, उन्हीं का नाम यहाँ पे आया था। 1858 से लेकर 1947 तक जो पद हुआ करता था
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, उसे चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। मतलब 1858 से 1947 के बीच में जो अंग्रेजों का प्रमुख आदमी था भारत के अंदर, उसे वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। और वाइसरॉय ऑफ इंडिया प्रथम व्यक्ति कौन थे? कैनिंग। 1947 से 1950 के बीच मतलब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? माउंटबेटन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझने का और प्रयास करते हैं। जैसे रॉबर्ट क्लाइव हो गए गवर्नर ऑफ बंगाल, प्रमुख व्यक्ति, सबको नहीं देखना है। जैसे टोटल वाइसरॉय या टोटल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सबको देख पाना एक ही क्लास में मुश्किल है। जैसे मैं अभी टाइमलाइन के माध्यम से करवा रहा हूँ जो क्लास, उसको मैं डिटेल में भी करवाऊंगा, लेकिन ये टाइमलाइन के माध्यम से दिमाग में उतर जाएगा। थोड़ा सा आपको डेट्स वगैरह कंफ्यूजन नहीं होगा, डेट्स में बहुत कंफ्यूजन होता है। रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर ऑफ बंगाल थे। फिर वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, जॉन सोर, वेलेस्ली और हेस्टिंग्स, ये सब क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। उसके बाद विलियम बेंटिंक, मेटकाफ और डलहौजी, ये सब क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और कैनिंग क्या था? वाइसरॉय ऑफ इंडिया था। और माउंटबेटन तो आप जानते ही हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया था। 1845 से लेकर 1846 तक क्या होता है? पहला आंग्ल सिख वार होता है, मतलब अंग्रेजों और सिख के बीच पहला युद्ध होता है। ठीक है, 1848 से 49 तक दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है, जिसमें ब्रिटिश जो है, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो पंजाब को हड़प लेती है, मतलब उसे कब्जा लेती है सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध के बाद। ठीक है, 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच पहली रेलवे चलाई गई थी। और 1853 में ही कलकत्ता से आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन भी शुरू हुई थी। टेलीग्राफ लाइन क्या होता है? बिजली से संचालित तार सेवा। ठीक है, 1857 महान क्रांति जो हुई थी वो 1857 में हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ से ये शुरू हुई थी, जो कि पहली आजादी की लड़ाई कहा जा सकता है। उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? कैनिंग थे। और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पाल्मस्टोन। ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम में ये सब सवाल आते हैं। पाल्मस्टोन जो थे उस समय 1857 क्रांति के समय इंग्लैंड के, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हो गया था और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गठित हो गया था। ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या था? भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, और 1861 में ही इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट भी पारित हो गया था। उसके बाद इंडियन सिविल सर्विसेज में कंपटीशन के माध्यम से लोगों का चुनाव होने लगा, इंडियंस का। 1875 आर्य समाज का गठन हो गया था भाई दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। ठीक है, और उस समय वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था जब आईएनसी गठित हुई थी 1885 में? डफरिन। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे विभाजन कर दिया गया था, मतलब उसको बांटने के लिए विभाजन किया गया था, क्योंकि 1857 में जो महान क्रांति हुई थी तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के मन में भी ये डर समा गया था कि अगर ये लोग एकजुट हो जाएंगे तो हमारे लिए खतरा मंडराता रहेगा। तो इन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाने के लिए एक मुद्दा तैयार कर दिया विभाजन का। तो उस समय 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? कर्जन, लॉर्ड कर्जन। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मैंने आपको बताया कि मतलब अंग्रेज डर चुके थे 1857 क्रांति से और वे चाहते थे कि भारत के लोग आपस में लड़े। 1905 बंगाल विभाजन किया और उसके बाद देखिए 1906 में क्या हो गया? मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो गई। और 1907 में जो है सूरत सेशन यानी सूरत अधिवेशन में, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, उसमें नरम दल और गरम दल के रूप में पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था। नरम दल और गरम दल। नरम दल में थे जो बुजुर्ग लोग थे, जो कि समझदार लोग थे, अहिंसावादी थे, और गरम दल में गर्मजोशी वाले नौजवान थे या पुरुष थे जो कि मतलब कि अहिंसा नहीं हिंसा पे विश्वास करते थे। गरम दल में ही थे लाल
लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इस समय जो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। ठीक है, उस समय सचिव जो थे वो मार्ले थे और वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे मिंटो। तो मार्ले मिंटो सुधार का मेन वजह क्या था, मतलब उससे क्या फायदा था, किसको फायदा था? तो मार्ले मिंटो सुधार के अनुसार मुस्लिम्स के लिए, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, द्वितीय। और हुआ क्या, दिल्ली दरबार में इंग्लैंड के किंग थे उस टाइम जॉर्ज पंचम, मतलब कि अंग्रेजी राजा थे जॉर्ज पंचम, और रानी जो थी उनका नाम था मैरी। ठीक है, वो दोनों भारत आए। भारत आकर उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की, और एक घोषणा ये कर दी कि अब जो भारत की राजधानी होगी वो कलकत्ता से ट्रांसफर करके अब दिल्ली राजधानी बनाई जाएगी। 1911 में ये घोषणा कर दी गई थी कि दिल्ली राजधानी बनेगी, और 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। 1915 में गांधी का भारत आगमन होता है, गांधी जी भारत आ जाते हैं। आपको पता होगा कि गांधी जी का बहुत खतरनाक टाइप से मतलब सत्याग्रह चलता है साउथ अफ्रीका में, और वे जीतने में कामयाब होते हैं और वहाँ के लोगों को न्याय दिलवाने में कामयाब होते हैं। तो गांधी जी 1915 में 9 जनवरी के दिन, 9 जनवरी 1915 में भारत आते हैं, और इसीलिए गांधी जी के आगमन की वजह से ही 9 जनवरी को NRI डे मनाया जाता है, मतलब भारतीय प्रवासी दिवस। 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, आपको पता है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे कांग्रेस के वो थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, और लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो जाती है। आपने देखा 1907 में जो है, जैसे 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना, और 1907 में जो है नरम दल और गरम दल के रूप में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, प्रथम विभाजन। वो यहाँ पे सही हो जाता है 1916 में। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो जाती है गांधी जी के आने के बाद। गांधी जी उन्हें समझाते हैं और बाद में चलकर वो मान जाते हैं, और फिर दोनों में एकता हो जाती है। और मुस्लिम लीग भी कांग्रेस से मिल जाती है। मुस्लिम लीग का भी कहीं ना कहीं अपने बातों में, विचारों में मेल नहीं खाता था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के विचार। तो यहाँ पे 1916 में मुस्लिम लीग भी कांग्रेस से आकर मिल जाती है, मतलब अब उनके विचार मिलने लगते हैं गांधी जी की वजह से। गांधी जी का आगमन हो चुका है, और 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना कर दी जाती है। बाल गंगाधर तिलक जो है पूना में होम लीग की स्थापना करते हैं, और एनी बसंत जो है वो होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में करती है। 1917 में जो है गांधी जी चंपारण सत्याग्रह करते हैं, चंपारण जाके वहाँ पे सत्याग्रह करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि वहाँ के किसानों को अंग्रेजों ने जो तिनकठिया सिस्टम लादा हुआ था, तिनकठिया प्रथा जो लादी हुई थी, उसकी वजह से किसानों को दिक्कत हो रहा था। होता क्या था कि मतलब कि ऐसा कानून बनाया हुआ था कि 20 कट्ठा जो खेती करते हैं किसान, उनमें से 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में आपको नील की बुआई करनी ही होगी, नील बोना ही पड़ेगा। और होता क्या था कि नील बोने की वजह से वो जमीन बंजर हो जाया करती थी, और ये मतलब एक तरह से बहुत ही बड़ा अत्याचार था, और इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह, और इस 3 कट्ठिया सिस्टम को खत्म कर दिया। 1918 में गांधी जी अहमदाबाद गए। अहमदाबाद के मिल वर्कर का कुछ इशू था, वहाँ के लोगों को प्लेग हो जाता था, और जो भी सिस्टम था वहाँ का, तो अहमदाबाद मिल वर्कर का इशू भी गांधी जी ने सॉल्व किया। और 1918 में ही खेरा डिस्ट्रिक्ट एक है गुजरात में, वहाँ जाकर भी इशू को खत्म किया। तो मतलब कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह और 1918 में अहमदाबाद मिल और खेरा जिला, ये 3 जो थे मैटर, इशू जो गांधी जी ने सॉल्व कर दिए थे, जिसने गांधी जी की प्रभुसत्ता बहुत बढ़ा दी देश में। मतलब एक उम्मीद लग गई गांधी जी से कि मतलब गांधी जी अब कुछ करके दिखाएंगे। 1919 इसमें क्या होता है, रॉलेट एक्ट लागू होता है 1919 में। रॉलेट एक्ट क्या होता है, जैसे रॉलेट एक्ट के अनुसार
किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए ही गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, और इसके अगेंस्ट एक और जो खास बात थी जिससे भारतीय लोगों को समस्या थी, दिक्कत थी, जिसके लिए वो सभी विरोध कर रहे थे इस रॉलेट एक्ट का, वो ये थी कि पहला तो किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए ही गिरफ्तार किया जा सकता था, और दूसरा ये था कि गिरफ्तार अगर हो गया है कोई व्यक्ति तो इसके अगेंस्ट न वो अपील कर सकता है, न कोई दलील कर सकता है, और न ही वकील कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी विडंबना हो जाएगी, फिर बहुत समस्या हो जाएगी। तो इसी के अगेंस्ट गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल करवाई 6 अप्रैल को। ये लागू हुआ था रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को, और गांधी जी ने देशव्यापी पूरे देश में हड़ताल करवाई थी इसके विरोध में 6 अप्रैल को। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को इसी रॉलेट एक्ट के अनुसार गिरफ्तार कर लिया गया था, और इसी का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठे हुए थे, संगठित हुए थे। कि मतलब कि जो सतपाल को और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट किया गया है वो गलत है। और वहां पे क्या हुआ, जनरल डायर नाम का जो अफसर था, जो पुलिस कप्तान था, 13 अप्रैल की बात हो रही है, 13 अप्रैल 1919 को, तो जनरल डायर नाम का जो पुलिस कप्तान था वो आता है और संगठित लोग जो हुए होते हैं इसका विरोध करने के लिए, जो अरेस्ट हो गए हैं ये दोनों आदमी, इसका विरोध करने के लिए जो लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठे होते हैं उस पर जनरल डायर गोली चलवा देता है, और गोली चलवाने के बाद हजारों आदमी मर जाते हैं। ठीक है, और उसी कांड को, हत्याकांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 17 अक्टूबर को शुरू होता है। इसको शुरू करने वाले होते हैं अली बंधु और मौलाना अबुल कलाम आजाद। अली बंधु में 2 भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी के द्वारा। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड होता है। अब चौरी चौरा हत्याकांड क्या था, कैसे था, वो समझ लेते हैं। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला में चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारी जो होते हैं वो थाना को जला देते हैं। उस थाना को जलाने के क्रम में एक थानेदार और 21 सिपाही की मृत्यु हो जाती है। और ये सब देखने के बाद गांधी जी जो है 11 फरवरी को, 5 फरवरी को ये लोग ऐसा कांड करते हैं चौरी चौरा नामक स्थान पे, और 6 दिन बाद 11 फरवरी को गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, जिससे आम जन बहुत दुखी होता है। 1928 में 3 फरवरी को साइमन कमीशन भारत आता है। 30 अक्टूबर को लाला लाजपत राय इसी साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। उसमें क्या होता है कि लाठी चार्ज करने लगते हैं पुलिस वाले, और लाठी चार्ज करने के क्रम में लाला लाजपत राय के सिर पे बहुत ही चोट आती है लाठी लगने की वजह से, और वहाँ वो घायल अवस्था में उनको ले जाया जाता है। बाकी कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इससे जो है भगत सिंह बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, और सबका स्नेह जुड़ा हुआ था। लोग लीडर मानते थे अपना लाला लाजपत राय को, मरने के लिए तैयार रहते थे उनके लिए। तो मतलब भगत सिंह बहुत दुखी हो जाते हैं इस। और भगत सिंह क्या करते हैं, 17 दिसंबर को सॉन्डर्स, जो कि उस घटनाक्रम में जब लाला लाजपत राय को घायल किया जाता है, सॉन्डर्स जो सहायक पुलिस कप्तान रहता है, ट्रेनी रहता है, मतलब ट्रेनिंग लेते रहता है, सॉन्डर्स नाम का व्यक्ति, और वो सहायक पुलिस कप्तान रहता है। तो भगत सिंह जो है सॉन्डर्स को गोली मारवा देते हैं, और सॉन्डर्स की हो जाती है मृत्यु। 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में जो स्थित है, वहां पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बम फेंकते हैं खाली बेंचों पे। क्यों फेंकते हैं, पब्लिक सेफ्टी बिल एक पारित हुआ था उस समय, उसके विरोध में फेंकते हैं। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बम फेंकते हैं दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और खुद को गिरफ्तार करवा लेते हैं। 1930 में जो है गांधी जी दांडी मार्च करते हैं, नमक सत्याग्रह करते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं, और फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और 1930 में ही पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस,
1930 में ही 1931 1931 1931 में क्या होता है, गांधी इरविन समझौता होता है। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 4 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ था गांधी जी और इरविन के बीच में। 1931 के 23 मार्च के दिन सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया जाता है। और 1931 में ही 7 सितंबर को सेकेंड गोलमेज सम्मेलन यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। 1932 में पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट क्या है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो समझौता होता है उसे पूना पैक्ट कहते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर SC/ST को रिजर्वेशन सीट्स देने के लिए जिद पे अड़े हुए थे, क्योंकि वो जायज मांग भी थी एक तरह से। जैसे उन्हें SC/ST को जैसे कुचला गया था, जैसे दरकिनार किया गया था, लेकिन गांधी जी इसके साथ खिलाफ थे। अंततः गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए, अनशन पे बैठ गए कि मैं मर जाऊंगा मेरी बात अगर नहीं मानी गई तो अंततः जाके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है और फाइनली उसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1932 में ही तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। जो 1930 में शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसे 1934 में फाइनली समाप्त कर दिया जाता है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है 1935 में, और इसके अनुसार बर्मा यानी कि म्यांमार जो आज का है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। पहले बर्मा भारत का पार्ट था म्यांमार, लेकिन 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होने के बाद बर्मा को जो है भारत से अलग समझा जाने लगता है, मतलब अब भारत का पार्ट नहीं है म्यांमार। और 1935 में ही RBI की स्थापना होती, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। 1937 कांग्रेस जो है 11 में से 7 राज्य जीत लेती है, मतलब 1161 सीट्स होते हैं उस टाइम, जो चुनाव होता है उस टाइम, और 1161 में से 716 सीट्स कांग्रेस जीत जाती है। और इस अनुसार 11 राज्यों में से 7 राज्य पर कांग्रेस का शासन हो जाता है। 28 महीने तक शासन करने के बाद अंततः कांग्रेस जो है 1939 में रिजाइन कर देती है, मिनिस्ट्री उनका रिजाइन कर देता है। क्यों? वर्ल्ड वार 2 के वजह से। ठीक है, 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वार 2 का कार्यकाल है, तो वर्ल्ड वार 2 हुआ था। ठीक है, 1942 यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा, क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसमें उन्होंने नारा दिया था करो या मरो। ठीक है, 1942 में ही क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है, उस टाइम जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो चर्चिल थे। क्रिप्स मिशन के जो नेतृत्व करता थे वो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, उद्देश्य क्या था क्रिप्स मिशन का, तो वर्ल्ड वार 2 में इंडियंस को शामिल करने के लिए ही क्रिप्स मिशन भारत लाया गया था। 1946 कैबिनेट मिशन योजना भारत आया। ठीक है, उद्देश्य क्या था कैबिनेट मिशन योजना का, तो उनका ये कहना था कि भारतीय संविधान की स्थापना और भारत में ज्वलंत समस्याओं पर इंडियंस से, भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए ये कैबिनेट मिशन योजना लाई गई है। 1947 माउंटबेटन योजना लागू होती है, भारत में लाई जाती है। ब्रिटेन के सम्राट कौन होते हैं उस टाइम? जॉर्ज 6वें। ठीक है, और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन रहते हैं? क्लीमेंट एटली। पाकिस्तान का गठन हो जाता है 14 अगस्त को, और 15 अगस्त को भारत को आज़ादी दे दी जाती है। ठीक है, इसी माध्यम से आज हम लोगों ने टाइमलाइन को पढ़ा, पूरे हिस्ट्री के टाइमलाइन को पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टाइमलाइन के फैक्ट्स हैं हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो अभी तो ये मैंने टाइमलाइन के माध्यम से पूरे हिस्ट्री को ख़त्म किया है। अब एक एक करके बारीकी से डीपली, कि कुछ भी क्वेश्चन ना छूटे, आगे की सेशन ली जाएगी। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का मेरे सेशन को ज्वाइन करने के लिए। अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।